एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही देश के एक हिस्से में लोग बड़े इज्जत से सलाम ठोकते हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में लोगों की आंखों में खौफ और गहरा गुस्सा तैर जाता है। आजकल फिल्मों और वेब सीरीज के दौर में एक नाम फिर से चर्चा में है, कंवरपाल सिंह गिल यानी केपीएस गिल। कुछ लोग कहते हैं कि अगर केपीएस गिल नहीं होते तो पंजाब आज भारत का हिस्सा नहीं होता। वो देश के लिए एक हीरो थे। वहीं कुछ लोगों का नैरेटिव है कि उन्होंने पंजाब के युवाओं को कुचल दिया, बेगुनाहों की हत्या की और हजारों लाशों को लावारिश बताकर जला दिया। आज के इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो सच्चाई आपको बताएंगे जो आपको जानना बड़ी जरूरी है। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या एक देश को टूटने से बचाने के लिए इंसानी हकों, ह्यूमन राइट्स और कानून को ताक पर रखना सही है या गलत? तो चलिए 1980 और 90 के दशक के उस खूनी दौर में चलते हैं और डिकोड करते हैं केपीएस गिल की कहानी, हीरो वर्सेस विलन की। कहानी शुरू होती है असम से। 1958 बैच के आईपीएस अफसर केपीएस गिल को असम कैडर मिला था। पंजाब आने से पहले केपीएस गिल साहब असम में तैनात थे। वहाँ उस दौर में असम आंदोलन अपने चरम पे था और आंदोलनकारियों ने पूरे राज्य की नाकाबंदी कर दी थी। देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई थी कि असम से बाकी भारत को होने वाले तेल और डिफरेंट एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक और तेल रिफाइनरीज को चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक करके रखा था। केंद्र सरकार बेबस नजर आ रही थी क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी। और तभी कमान संभालते हैं केपीएस गिल साहब। गिल साहब बिना किसी हिचकिचाहट के खुद फील्डिंग पर उतरे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी दी और जब वे नहीं हटे तो गिल ने बिना किसी राजनीतिक दबाव की परवाह किए रातों रात रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से खाली करवा दिया। उन्होंने बाहरी पुलिस बल का इस्तेमाल करके नाकाबंदी को इस कदर डैमेज किया कि कुछ ही घंटों में रुकी हुई ट्रेनें फिर से दौड़ने लगी। इस वाक्य ने दिल्ली के गलियारों में ये साफ कर दिया कि ये अधिकारी किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1988 में जब उन्हें पंजाब पुलिस का डायरेक्टर जनरल डीजीपी बनाकर भेजा गया। पंजाब उस वक्त आतंकवाद की आग में जल रहा था। रोज हत्याएं हो रही थी। कई अधिकारी बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर नहीं निकल रहे थे। पुलिस का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका था, जिसे वापस लाना बहुत जरूरी था। केपीएस गिल ने इस डर को मिटाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को गैराज में रखवाई और खुद पंजाब के सबसे खतरनाक माने जाने वाले तरन तारण और माजा जैसे हॉट स्पॉट में एक खुली जीप में बैठकर दौरा करना शुरू किया। वहां राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का खुली जीप में घूमना उग्रवादियों के लिए सीधा चैलेंज था। इस एक कदम ने पंजाब पुलिस के अंदर ऐसा जोश भरा कि जो पुलिस बैक फुट पे थी वो अब फ्रंट फुट पे आ चुकी थी। केपीएस गिल की कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा था दोस्तों। केपीएस गिल साहब उस दौर में पंजाब गए जब पूरा पंजाब मिलिटेंसी के नीचे लगा हुआ था। हथियार, तलवारें और बंदूकें आम थी। यहाँ गिल ने जो काम किया उन्हें उसे देश में सुपर कॉप का दर्जा दिला दिया। सबसे बड़ा उदाहरण था ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारी तबाही हुई, लेकिन गिल ने एक अलग रणनीति अपनाई। जब आतंकियों ने दोबारा स्वर्ण मंदिर पर कब्जा किया तो गिल ने सेना नहीं भेजी। उन्होंने एनएसजी और पुलिस की मदद से मंदिर की बिजली और पानी काट दी और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। बिना मंदिर को नुकसान पहुंचाए आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, साल 1993 में जब इंडियन एयरलाइन के एक विमान को दिल्ली से मद्रास जाते समय हवा में ही हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स ने प्लेन को पाकिस्तान ले जाने की मांग की, लेकिन फ्यूल कम होने के कारण पायलट को फ्लाइट को अमृतसर और बाद में अमृतसर से क्लियरेंस न मिलने पर चंडीगढ़ लैंड कराना पड़ा। हाईजैकर्स का दावा कि उनके पास विस्फोटक है और वे पूरे विमान को उड़ा सकते हैं। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय तुरंत नेगोशिएशन के मोड में आ गए, लेकिन चंडीगढ़ के रनवे पर प्लेन के लैंड होते ही केपीएस गिल खुद कमान अपने हाथ में ले चुके थे। वे जानते थे कि बातचीत को लंबा खींचने से हाईजैकर्स का हौसला बढ़ेगा। गिल ने दिल्ली से आने वाले ऑर्डर्स का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद को एक आम नागरिक या अधिकारी के रूप में पेश करने का नाटक किया और हाईजैकर्स को बात के बहाने उलझाए रखा। और जैसे ही मौका मिला, गिल के इशारे पर पंजाब पुलिस के कमांडोज विमान के पिछले हिस्से से अंदर घुस गए। इससे पहले कि हाईजैकर्स को समझ पाते व बटन दबा पाते, कमांडोज ने उनको वहीं ढेर कर बिना किसी पैसेंजर को खरोचाए गिल ने चंद मिनटों में ही पूरा हाईजैक का ड्रामा खत्म कर दिया। उन्होंने उस पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाया जो पहले आतंकियों से डरी हुई थी।
उन्होंने नारा दिया बुलेट फॉर बुलेट, गोली का जवाब गोली से, और उनकी इसी शक्ति की वजह से 1993 में पंजाब में आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो गया। यहाँ तक ये कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि केपीएस गिल से बड़ा देशभक्त और हीरो कोई नहीं हो सकता, एक अफसर जिसने देश को टूटने से बचा लिया। लेकिन हर शांति की एक कीमत होती है, पंजाब इस शांति की कीमत बहुत भारी चुका रहा था। क्या आप जानते हैं कि जब पंजाब में आतंकवाद खत्म हो रहा था तब पंजाब के शमशान घाट में एक अजीब सा सन्नाटा, एक खौफ पसर रहा था। रातों रात बिना नाम की चिताएं जलाई जा रही थी और यहीं से शुरू होती है केपीएस गिल की कहानी का वो डार्क चैप्टर जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, द विलन नैरेटिव। गिल का बुलेट फॉर बुलेट फॉर्मूला असर तो कर रहा था, लेकिन इसने पुलिस को ऐसे में ताकत, एब्सोल्यूट पावर दे दी। सरकार ने आतंकियों को मारने पर इनाम रखे थे और यहाँ से शुरू हुए फेक एनकाउंटर्स और उनका भयानक दौर। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पंजाब के आम लोगों का एक बड़ा नैरेटिव ये है कि सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि शक के बिहाफ पे हजारों बेगुनाह सिख नौजवानों को उनके घर से उठा लिया जाता था और उनको लावारिश बताकर जला दिया जाता था। जरा सोचिए, आपका कोई अपना घर से बाहर निकले और फिर कभी ना लौटे और पुलिस से जब आप पूछताछ करें तो पुलिस आपको कहती है कि हमें क्या पता, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस दौर में ऐसा ही हुआ। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा ने जब जांच की तो एक दिल दहलाने वाला सच सामने आया। अकेले तरन तारण, अमृतसर और मिजीटा जिलों में हजारों लाशों को पुलिस ने लावारिश बताकर चुपचाप जला दिया था। आरोप सीधा था, पुलिस युवाओं को उठाती, फिर उन्हें टॉर्चर करती, उन्हें मार देती और फिर रिकॉर्ड में उन्हें लावारिश बताकर उनका अंतिम संस्कार कर देती ताकि कोई सबूत न बचे। बहुत सी हत्याओं को झूठे एनकाउंटर का नाम दिया गया। गिल की लीडरशिप में पुलिस पर आरोप लगा कि शांति बहाल करने की आड़ में उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलाया है। लोगों के मन में जितना खौफ आतंकियों के लिए नहीं था, उससे ज्यादा खौफ पुलिस की जिप्सी से होने लगा था। और यही वो पॉइंट है जहां आकर इतिहास दो फाड़ में हो जाता है। एक तरफ वो लोग हैं, खासकर सरकारें, दिल्ली के राजनेता और आम जनता जो बम धमाकों से डरी हुई थी। उनके लिए केपीएस गिल वो भगवान है जिसने बच्चों को सुरक्षित किया, जिसने एक जलते हुए राज्य को फिर से मुस्कुराना सिखाया। उनके लिए गिल का तरीका कोलेट्रल डैमेज था जो कि एक युद्ध में होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो पंजाब की माएँ हैं जिनके बेटे आज तक घर नहीं लौटे। वो मानवाधिकार संगठन है जो कहते हैं कि आप क्राइम को खत्म करने के लिए खुद क्रिमिनल नहीं बन सकते हैं। एक सभ्य समाज में किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के मारने का हक किसी भी पुलिस वाले को नहीं है। उनके लिए गिल एक क्रूर तानाशाह से कम नहीं थे जिनके हाथों पर हजारों बेगुनाहों का खून मंडा हुआ था। बहरहाल 2017 में केपीएस गिल का निधन हो गया। वो अपने अंतिम दिनों तक Z+ सिक्योरिटी के घेरे में रहे। उन्होंने कभी अपने तरीकों के लिए माफ़ी नहीं मांगी। उनका हमेशा से ये मानना था कि जो किया उन्होंने देश के लिए किया है। प्रशासनिक तौर पर केपीएस गिल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफसर थे जिनके पास क्राइसिस को हैंडल करने की गजब की तकनीक थी और जो उन्होंने करके भी दिखाए, जो सेना नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस सफलता की जो इंसानी कीमत पंजाब के लोगों ने चुकाई, उसे भी कभी इतिहास के पन्नों से नहीं मिटाया जा सकता। कहते हैं ना कि इतिहास किसी को सिर्फ एक रंग में नहीं रंगता। अब फैसला आपके हाथ में। आपने दोनों पक्ष सुने हैं, उनके ऑपरेशन की सफलता भी और लावारिश लाशों का काला सच भी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप आखिरकार केपीएस गिल को किस रूप में याद करते हैं। वो आपके लिए हीरो हैं या विलन हैं? आपके विचारों का मुझे कमेंट में इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस मुश्किल टॉपिक को समझने में मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।